देखो फेडरलिज्म की बात करते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है हिंदी में संघवाद। क्या मतलब होता है? संघवाद, यानी एक सेंटर गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी नहीं कह सकते प्रेजेंट टाइम में बेटा, हम कहेंगे एनडीए। इंडिया में जो गवर्नमेंट है सेंट्रल की वो कौन सी है? एनडीए की है। एक्चुअल में बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है। अगर हम बात करें जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, उस लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीट मिली है? 240 सीट मिली है। लेकिन जो बहुमत है, मेजॉरिटी जो रेट है वो 272 का है। लेकिन बीजेपी की बात करें यहाँ पे प्लस एनडीए कर देते हैं, यानी एनडीए में टोटल कितनी पार्टीज हैं? 40। और अगर बात करें कि टोटल सीट कितनी बन गई? 293, जो कि मेजॉरिटी से काफी ऊपर है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, उसका क्या नाम है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस का मतलब कोई गठबंधन की सरकार है, ठीक। बीजेपी को कितनी सीट मिली है? 240, यानी 240। बहुमत कितने पे होता है? 272 पे। लेकिन बीजेपी के साथ और भी कई सारी पार्टीज मिलके जिन्होंने एनडीए बनाया, उन्होंने टोटल कितनी सीट जीती है? 293 सीट, जो कि 272 से काफी ज्यादा है। तो हम कहेंगे इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए की। किसकी है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फेडरलिज्म क्या कहलाता है। देखो फेडरलिज्म का जो पूरा ढांचा है वो इस बात पे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब फेडरलिज्म की बहुत सी कमियां भी होती हैं। क्या कमियां होती हैं? देखो अगर किसी एक बंदे के हाथ में पावर रहेगा तो अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, यानी वो दूसरे से पूछेगा भी कि भाई क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फेडरलिज्म में एक चीज सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन। ये कौन कर सकता है? ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। कहाँ होता है? पार्लियामेंट कहाँ है भाई? कहाँ है पार्लियामेंट? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में। अब ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन कहाँ हो रहा है? पार्लियामेंट में हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन है वो काफी आराम से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो जाते हैं। प्लस सबसे बड़ी मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत से काम में इंटरप्ट करती है, जो कि सही भी नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपके काम में कोई बार बार आके उसने चीजें कहे कि ऐसे से ऐसा, तो आपका क्या होगा? काम करने का दिल नहीं करेगा। या आप कहोगे मैं अपने हिसाब से करूंगी, मुझे जमीनी लेवल पता है, मुझे स्टेट का लेवल पता है। आप कैसे आके बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे थोड़ी सी फेडरलिज्म की भी कमियां होती हैं। एक चीज और बता दूं कि फेडरलिज्म के यहाँ पे दो पार्ट्स, एक तो संघवाद है जो सेंटर में काम कर रहा है, लेकिन एक स्टेट की भी थोड़ी कंडीशन होती है। स्टेट और सेंटर दो चीज होती है। अगर मैं बात करूं, एमएलए आप जानते हो एमएलए कौन होते हैं और एमपी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या काम होता है? ये स्टेट पे होते हैं, इसे विधायक बोलते हैं ना, और ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं। ये जो एमएलए होते हैं ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, और जो एमपी होते हैं ये सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट में दो हाउस है। पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? कौन कौन से? एक हाउस कहलाता है लोअर हाउस और एक हाउस कहलाता है अपर हाउस। कितने हाउस हो गए? दो हाउस हो गए ना, एक लोअर और एक अपर। लोअर हाउस इसे क्यों कहते हैं? एक्चुअल में लोकसभा है ही। लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। इसे लोअर हाउस क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जो इसमें एमपी होते हैं उनको हम चूज करके भेजते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं इसे लोअर हाउस बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है लोकसभा को, क्योंकि इसके एमपी को डायरेक्ट हम चूज करके भेजते हैं, और जो मेजॉरिटी होती है उसी में कैंडिडेट पीएम बन जाता है। जो मेजॉरिटी, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसी पार्टी का एक बंदा क्या बन जाता है? क्या बनता है? पीएम बन जाता है। और वही पीएम हमारा पूरे देश का क्या कर रहा होता है?
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनके हाथ में होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम का क्या काम है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बोलूँ, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। कौन? पीएम। कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में, शैली एक उठो और पीछे से कॉपी ले लो, क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्लास डिस्टर्ब ना हो। मैंने आपको कहा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? पीएम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे कि पीएम क्या है भाई, एक एज अ ब्रिज है। यहाँ पे ब्रिज मैंने क्यों बोला, या कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिज क्यों बताया गया, क्यों बताया गया, कुछ समझ में आ रहा है क्यों ब्रिज बोला गया? क्योंकि ब्रिज क्या होता है, दो किनारों को जोड़ने का काम करता है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में चीजों को कौन जोड़ रहा है? पीएम जोड़ रहा है। देखो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, कोई हेल्थ में होगा, हेल्थ मिनिस्टर होगा हमारा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा हमारा, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा हमारा, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, क्लास 10 कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो काफी चीजें हम देखने को मिलती है हमें। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स किससे जुड़ते हैं? प्रेसिडेंट्स को अपनी बात पहुंचा नहीं पाते तो उनको बात कौन पहुंचाता है? पीएम पहुंचाता है। उनको बात कौन पहुंचाता है? पीएम पहुंचाता है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैंने ब्रिज इसलिए कहा क्योंकि इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? पीएम जोड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि स्टेट का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है और सेंट्रल का लेवल जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक, दो अलग अलग चीजें हो गई। सेंट्रल का लेवल क्यों अलग है? मैं क्लास के बाहर कर दूंगी, लास्ट टाइम में बोल रही हूँ। इस सेंट्रल का लेवल क्यों अलग है? एक्चुअल में ये पूरा का पूरा फेडरलिज्म है। सेंटर ही तो पूरा फेडरलिज्म है। संघवाद की अगर मैं बात करूं तो स्टेट इसमें नहीं आ रहा है। स्टेट एक बहुत छोटी सी बॉडी की तरफ आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का वो किस पे डिपेंड है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेड है। यहाँ पे सारा खेल किसके हाथ में है? कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम के हाथ में। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कौन कर सकता है? पीएम के अंडर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पार्लियामेंट में हो रहा है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में पीएम के अंडर में क्यों हो रहा है? ये काम क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट में पीएम के अंडर में, क्योंकि एक्चुअल में मेजॉरिटी में है भाई उनकी पार्टी। अब यहाँ पे कोई मैंने बिल पेश किया, ठीक है, कोई बिल गया पार्लियामेंट में, उसे पास होना। बिल जब पास होता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक, और फिर वो एक्ट से कन्वर्ट। एक्ट और लॉ में मैम क्या डिफरेंस? एक्ट वो होता है जो हमारी किताबों में लिखा होता है, लॉ जो रूल में चल रहा हो। ठीक, तो एक्ट वो बन जाता है। पहले वो बिल यानी जिसे कह सकते हो एक प्रेजेंटेशन रखी जाती है कि ऐसे से ऐसा होगा, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लॉ में, सॉरी एक्ट में। ठीक, और फिर वो जब वर्क करने लगता है तो वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है हमारा। जैसे मैंने कहा कि बाल विवाह को लेकर, बाल विवाह को लेके एक बिल आया, उसमें कहा गया कि कम एज में शादियां नहीं होनी चाहिए। यस, कम एज में शादियां नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ? उसमें एज प्लस कर दी गई। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ? थर्ड जोन में एक्चुअल में क्या हुआ? पहले क्या किया गया कि जो चाइल्ड मैरिज थी उसको 12 साल, फिर बस 16, फिर उसके बाद आए कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, एडल्ट यानी 18। अब ये हो गया कि 21। ठीक है, 21। तो ये जो चीज़ें पास आउट की गई, इसका मतलब पहले इनको बिल के तौर पे रखा गया होगा, फिर वो क्या बनी? फिर वो एक्ट बनी, और फिर लास्ट में क्या होगी? लॉ। यानी अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई बच्चों की शादियां कराता है तो उनको क्या हो जाएगी? पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ये समझ में आ गया। ये कहाँ पास हो रहा है? पार्लियामेंट। जैसे मैं कहूँ ट्रिपल तलाक का मैटर था। ट्रिपल तलाक पहले क्या था? आप 3 तलाक दे सकते। उसके बाद क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में और कहा गया कि नहीं भाई ये क्या है, गलत है। इस चीज़ पे मेजॉरिटी में जिसकी गवर्नमेंट थी उनके सारे एमपीज ने क्या दिए? वोट दिए। एक चीज याद रखो, जब जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट टाइम में कितने एमपी है टोटल कितने एमपी है? 543। टोटल कितने एमपी हैं?
लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550, 550। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 543 एमपीज है। कितने एमपीज हैं? 543 एमपीज है। याद रखिएगा, जो पार्टी पोजीशन में है मैं कह सकती हूँ उसकी टोटल सीट कितनी है? 293 एमपीज सिर्फ इनके, किसके? एनडीए के। किसके? एनडीए के। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब भी कोई भी बिल गया, एक चीज और मैं बताती चलूं कि याद रखना कि जब कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है और पार्लियामेंट में उसे पास किया जाता है, तो अगर मान लो जैसे मैंने कहा 550, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, 550 एमपी है मैक्सिमम जितने होते हैं। वैसे प्रेजेंट टाइम में 543 है, ठीक, 550 एमपी है। अगर मैं कहूँ 275 एमपी जो है और 275 एमपी, इन्होंने कहा भाई ये बिल जो है ये पास होना चाहिए, इन्होंने कहा ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? नहीं होगा सर। एक्चुअल में यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है बेटा। मैंने आपसे कहा 550 एमपी है टोटल, और जिसमें 275 एमपी कह रहे हैं कि ये बिल पास होगा, और 275 जो एमपी है वो कह रहे हैं नहीं, अगेंस्ट है, वो कह रहे हैं बिल पास नहीं होना चाहिए। तब उस कंडीशन में स्पीकर वोट देगा। कौन स्पीकर? कभी देखा है जो ऊपर सीट पे बैठा होता है, ठीक, वो क्या देगा? तब वो वोट देगा। कौन? स्पीकर। जब मामला टाई हो जाएगा, यानी कि मैं कहूँ कि इतने ही वोट अगेंस्ट और उतने ही वोट उस बिल के फेवर में अगर पड़ते हैं, उस कंडीशन में पार्लियामेंट का जो स्पीकर होगा वो वोट देगा, और वो जिस भी तरफ वोट देगा वही चीज सही मानी जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई थी मेरी बात? मैंने आपको कहा कि क्या होता है कि जो भी कोई भी बिल वो बहुत आराम से पार्लियामेंट गया, ठीक, पार्लियामेंट गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बिल पेश, मान लो एक पार्लियामेंट है, एक क्लास, इस तरफ 15 बच्चे हैं, इस तरफ 15 बच्चे। 15 बच्चे चाह रहे हैं कि मैम ये काम हो जाए, 15 बच्चे चाह रहे हैं मैम ये काम नहीं। तो अब मुझे एक वोट की जरूरत है, जिस वोट पे मैं ये तय कर सकूँ ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर मैं कहूँ भाई मैं मान लो इस क्लास की क्लास टीचर हूँ, तो एक वोट मेरा भी पड़ना चाहिए, तो मेरा वोट जिस भी तरफ पड़ेगा वो चीज मान ली जाएगी। तो यहाँ पे मान लो स्पीकर जो होता है, एक चीज समझ लो, ऑनरेबल स्पीकर का इतना ज्यादा इतनी वैल्यू होती है एक्चुअल में कि जब पीएम आते हैं पार्लियामेंट में, पीएम एक कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, लेकिन वो बस क्या है? मेन नेता। जैसे मैं कहूँ इस क्लास में एक मॉनिटर बना दूं मैं, मॉनिटर क्या हो गया? आप ही की तरह है, स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा सा उसके पास पावर थोड़े ज्यादा है, वो थोड़ा डिसीजन मेकर, वो बताएगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन कौन लेगा? मॉनिटर लेगा, क्लास का जो भी मॉनिटर होगा। तो पीएम का भी बस यही मैटर होता है, लेकिन पीएम के आने पर स्पीकर को खड़ा नहीं होना चाहिए, या मैं कहूँ मॉनिटर आ जाए और मैं खड़ी हो जाऊँ, तो ये नहीं होगा ना, ये गलत है। या मॉनिटर आए और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूँ कि जो हमारी सब्जेक्ट टीचर है, कोई भी टीचर, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, वो खड़े हो जाए, तो प्रेसिडेंट की अलग वैल्यू है, स्पीकर की अलग वैल्यू, वाइस प्रेसिडेंट की अलग वैल्यू है। एक्चुअल में इंडिया में जो फाइनेंस है या कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसका सारा का सारा कर्ता धर्ता पीएम होता है। तो हमारे ये समझ नहीं आता है कि पीएम ही सब कुछ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पीएम को बहुत से राइट्स मिले हैं और प्रेसिडेंट को भी बहुत से राइट्स मिले हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के राइट्स कहीं ना कहीं दब जाते हैं। किसके आगे? क्यों? क्योंकि चूज प्रेसिडेंट को कौन कर रहा है? जिसकी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, और सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होगी वही प्रेसिडेंट चूज करता है। और अगर वो इंसान प्रेसिडेंट चूज कर रहा है तो सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट किसके अंडर में वर्क कर रहा होगा? प्राइम मिनिस्टर के अंडर में वर्क कर रहा हो, क्योंकि एकदम सीधा सा एनालिसिस है कि आप जिसको चूज करके आप बैठा रहे हो वो आपके अगेंस्ट कैसे जाएगा? वो आपके अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लैप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी गवर्नमेंट होती है जिसकी भी, वही क्या कर लेते हैं? पीएम चूज कर लेते हैं। यानी मैं कहूँ कि एक बिल आया प्रेसिडेंट का, उसमें देखो अपोजिशन भी वोट देती है, ऐसा नहीं कि अपोजिशन वोट नहीं देती, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में कौन वोट दे रहा होता है? जो पोजीशन में, यानी जिसकी गवर्नमेंट है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो भी बंदा पीएम बन जाता है वो किसके प्रेसिडेंट बन जाता है, वो कहीं ना कहीं पीएम के अंडर में आ जाता है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट उसको चूज करके वहां पे बैठाती है। लेकिन याद रखना कोई भी एक्ट, लास्ट टाइम एक्ट कब बनता है उसमें सिग्नेचर किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं होती वो बिल एक्ट, देखो कोई भी बिल जो होता है वो पहले जाता है लोअर हाउस, वहां पास होता है, फिर जाता है अपर हाउस,
और लास्ट में जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, तब वो साइन करते हैं और वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक चीज समझ लो कि कुछ लिस्ट होती है, लिस्ट यानी क्या, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करेगी। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेट लिस्ट, जो है स्टेट लिस्ट, पहले सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट कितनी है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, टोटल जो न्यू लिस्ट है अभी 2025 की, उसमें 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। स्टेट लिस्ट जो है उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, 61 आते हैं, पहले 66 आते थे, 5 कम कर दिए, ठीक है। को करंट में अगर मैं बात करूं, इसमें कितने आते हैं टोटल आपके, इसमें आते हैं मे बी आपके 52, ठीक। कितने हो गए, 3 लिस्ट हो गई। ये वो लिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें मनी आ जाएगा, इसमें बैंकिंग आ जाएगी, इसमें इनकम टैक्स आ जाएगा, ये सब किसमें आएगा, टैरिफ आ जाएगी, इंटरनेशनल टैरिफ। स्टेट लिस्ट एजुकेशन, पुलिस, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करना है, हाँ एग्रीकल्चर, ये स्टेट संभालेंगे। अब ये को करंट लिस्ट, इसमें क्या है, दोनों चीजें मिलके, जैसे अगर मैं बोलूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, या कभी कभी हाँ जैसे कि तुम्हारा मैरिज है, अडॉप्शन अथवा अडॉप्ट कर रहे हो आप, या कुछ ये चीजें आ जाती हैं। ये कौन सी लिस्ट आ जाएगी, आपकी जो बुक में डेटा, एक्चुअल में पुरानी बुक है आपकी 1 साल की, तो उसमें न्यू नहीं प्रिंट है, ये मैंने आपको न्यू बताया, ठीक। देखो यहाँ वो प्रेसिडेंट से अलग होते हैं, वहां पे मैटर क्या हो जाता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका रूल चल रहा होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है। वहाँ पे किसका रूल है, जैसा कि आपने सुना है कि कई जगह पे ऐसा होता है जब स्टेट के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर चला जाता है, तब वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, मिलिट्री लॉ लगा दिया जाता है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो वो कौन सा लॉ है, प्रेसिडेंट लॉ। वो कौन सा लॉ है, प्रेसिडेंट लॉ है। वो हाँ नहीं, बिना प्रेसिडेंट के नहीं लगेगा, वहाँ पे रूल क्या नहीं, वो प्रेसिडेंट को कहेगा, पीएम जो है वो प्रेसिडेंट के सामने प्रपोजल रखेगा कि भाई देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये सही से काम नहीं कर रही, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया, खराब हो गया, आप सोचिए इस पे। लेकिन लास्ट डिसीजन किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा, और प्रेसिडेंट चाहेगा तो वहाँ पे क्या लगा देगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, यानी मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ मिलिट्री लॉ हो जाता है जब स्टेट के हाथ से सब कुछ चला जाता है, यानी वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती, तब उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिस्ट बताई, सेंटर में आती है टोटल 100 जो सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट में टोटल 61 और को करंट में टोटल 52। क्लियर, ये वो सब्जेक्ट है, जैसे स्टेट की 61 सब्जेक्ट जिसमें सेंट्रल इंटरप्ट नहीं करेगी, सेंट्रल के वो 100 सब्जेक्ट जिसमें स्टेट इंटरप्ट नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हो जाते हैं कि सेंटर को इंटरप्ट करना पड़ता है। जैसे कि कोविड का जो टाइम आया था, कोविड का टाइम था, उसमें सब कुछ कौन दे रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही थी, तो ये एक टाइम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि ये बड़ा लेवल है हमारा, कोई भी बिल पास होना, ये चीज़ें वगैरह वगैरह। अब गांव वगैरह में क्या होता है, आपने पंचायत सुना है, पंचायत सुना, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ग्राम सभा सुना, शहरों में नगर निगम सुना है, ठीक। अब जो इतने छोटे छोटे मैटर है, सफाई का मैटर है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, हमारा या मैं कहूँ बिजली का बिल है, ये सब किसको जाएगा, नगर निगम को जाता है। और नगर निगम क्या करता है, उस शहर को क्लीन करना, साफ करना, सड़कें अगर ख़राब हो गई सड़कें बनवाना। वैसे हमें तो नहीं लगता इलाहाबाद का नगर निगम काम करे, क्योंकि इस टाइम जो सड़कों का हाल है वो बहुत बेकार है। आप तो जानते हो कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है इस टाइम, तो ये तो हाल है। खैर छोड़ो, हम तो टैक्स दे रहे हैं, हम हर महीने टैक्स दे रहे हैं, हमारी बिजली का बिल हर महीने आ रहा है, तो इतना सब कुछ जब जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, अल्लाह जाने है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि नगर निगम जो है वो शहरों के लिए, पंचायत का जो काम होता है वो गाँव। अब गांव में जो पंचायत लगाई जाती है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें अवेयरनेस की कमी। आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि लड़की ने जीन्स पहन ली तो गांव की पंचायत में हो गया कि उसके घर वालों से कोई भी पानी नहीं पिएगा, उसके घर में कोई जाएगा नहीं, उसके घर में कोई आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। लड़की ने अगर किसी दूसरी कास्ट में शादी कर ली तो उसको पूरे गाँव से उसको निकाल दिया जाएगा, उस घर में। जो अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ, जो बिरादरी वाले वो जाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, मतलब बहुत चीज़ें। अगर मैं कहूँ बहुत से ऐसे गाँव हैं, तुम आज भी तुम्हें हैरत होगी, जहाँ पे अगर आप लड़की को स्कूल भेज देते हो तो वहाँ बिरादरी से अलग कर दिया जाता है, या फिर स्कूल एजुकेशन कॉलेज वाले जो हायर एजुकेशन तो भूल ही जाओ,
तो ये जो पंचायत है ये एक्चुअल में अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करती है। हर चीज़ वहाँ पुलिस में नहीं जाती, हर चीज़ वहाँ कोर्ट में नहीं जाती, हर चीज़ वहाँ अदालत में नहीं जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आप नहीं जा सकते कोर्ट, नहीं जा सकते अदालत। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अदालत और कोर्ट के काम को थोड़ा हल्का करने के लिए पंचायत बनाई गई है। लेकिन पंचायत इस टाइम में जैसा डिसीजन ले रही है वो बिल्कुल गलत है। अब ये नहीं कहो कि आप सोचो कि पंचायत ने अगर जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकती, नहीं, आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते। मुखिया सर्वोपरि नहीं है, मतलब मुखिया इस देश का प्रेसिडेंट नहीं है जिसने एक बार लिख दिया तो वो काम हो गई हो, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपको इस चैप्टर में बस इतना समझना है कि जो फेडरलिज्म है वो स्टेट और यूनियन दोनों की तरफ से काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रक्चर किसका है इसमें? यूनियन। यूनियन यानी संघ, संघ यानी जो हमारा फेडरलिज्म संघवाद है उसकी बात करें। यहाँ पे एक बॉडी काम कर रही है, उस बॉडी का क्या नाम है? संघ, यूनियन। उसी के अंडर में स्टेट आता है। इसके क्रिटिसिज्म भी मैंने आपको बताया, क्या क्रिटिसिज्म है कि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन कौन कर दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे रही है। यहाँ पीएम मत बोलो, पीएम अकेला वोट नहीं दे रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी गवर्नमेंट वोट दे रही है ना, जो भी एनडीए गवर्नमेंट है, या अगर मैं कहूँ इससे पहले बीजेपी की थी वो पूरा मैंडेट लाए थे, लेकिन यहाँ पे अलग बात है। मैंने आपको समझ में आ गई इतनी बार? एनडीए कौन? जो इस टाइम गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट? अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता है इंडिया में किसकी सरकार है या किसकी गवर्नमेंट है, तो आप बीजेपी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एनडीए। क्यों एनडीए बोलोगे? क्योंकि एक्चुअल में बीजेपी को तो 240 सीट मिली है और मेजोरिटी कितने की है? 272 की। और बीजेपी के साथ जो 40 और संगठन मिले हुए हैं उनको मिली है 293, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कौन सी है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो हम ये चाहेंगे भाई कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है, क्योंकि बीजेपी को तो 240 सीट मिली है, मेजॉरिटी 272 की है, और एनडीए को टोटल सीट मिली है 293। बीजेपी जो है ये एनडीए का एक सदस्य है, या मैं कहूँ एक मेंबर है। एनडीए पूरा का पूरा एक अलायंस है जिसमें टोटल कितनी पार्टीज है? 40 पार्टी है, 40 पार्टीज है। कितनी? अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कितने एमपी हैं? 543। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, और मान लेते हैं 550 एमपी है, 275 एमपी ने उसके फेवर में और 275 एमपी ने उसके अगेंस्ट वोट दे दिया, तो उस कंडीशन में लास्ट में कौन वोट देगा जब टाई हो जाएगा? एक्चुअल में लास्ट में वोट देगा स्पीकर। कितने हाउस हैं पार्लियामेंट में? 2 हाउस है, लोअर हाउस है, अपर हाउस। क्लियर? कोई भी बिल सबसे पहले कहाँ जाता है? लोअर हाउस में, फिर जाता है अपर हाउस में, और लास्ट में सिग्नेचर होती है प्रेसिडेंट की। समझ में आ गई ना? कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है। अगर मैं फेडरलिज्म का क्रिटिसिज्म बोलूं तो क्या क्या है कि भाई सेंट्रल पावर है, एक शक्ति है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन करने का राइट भी सिर्फ उनके पास है। आपके यहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है। पहली सेंट्रल लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं? 100। स्टेट लिस्ट 61, को करेक्ट 52। को करेक्ट कौन सी लिस्ट हो गई जिसमें दोनों मिलके काम करेंगे? स्टेट वाले में सिर्फ स्टेट करेगा, सेंटर वाले में सिर्फ। क्लियर?